जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सीजी बोर्ड 2025 का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। एक बार आप कमेंट करके बताएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, कि सर क्या मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। ठीक है, चलिए तो आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का हम रिविज़न कर रहे हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 10। ये लास्ट यूनिट होगा, इकाई नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 होगा। 13 अध्याय होगा। इससे पहले हमने 1 से लेकर 12 अध्याय हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अध्याय 13 क्या कहता है? जीव और समष्टि यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली ये आपके इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस के अकॉर्डिंग होता है। तो 13 से लेकर 16 जो अध्याय होगा वो किस पर होगा? आपके पूरा इन्वायरमेंट पर होगा। ये वन शॉट वीडियो होगा, इसका कोई पार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी का। चलिए बिना कोई देरी करें क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं चैप्टर नंबर 13 में जो उनको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं टोटल जो क्वेश्चन लाऊंगा उसमें से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन को आप खुद को करना है। ठीक है, चलिए पहला का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। समष्टि की कोई 3 विशेषता लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। कितना पूछा है? 3 विशेषता। आप समष्टि क्या है पढ़ाऊंगा इसके बारे में विस्तार से। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए, यानी कि आपको डेफिनेशन लिखने हैं और प्रत्येक का क्या करना है, एक एक उदाहरण इसको देना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया था। तो पहला क्या है, इसका एग्जाम्पल भी देना है आपको और परिभाषा भी लिखनी है। क्या है? सहभोजिता, इसी को बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। ठीक है, दूसरा क्या है? सहोपकारिता, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इन दोनों के बारे में आपको बताना है। डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी कि कॉमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म दोनों को बताना है। ठीक है, एक प्रकार से ये इंटरेक्शन की बात कर रहा है, किस प्रकार से जो इन्वायरमेंट के जो दो ऑर्गेनिज्म है कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो अपने आप को वहाँ पर चलाते हैं, इसके बारे में है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है ये है आर्किड का जो पौधा होता है ना, जिसको कभी कभी आप अमरबेल बोल देते हो बोलने के लिए। आर्किड का जो पौधा होता है वो आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे? इसका मतलब है आर्किड और आम के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में इसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। आर्किड प्लांट ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन, यानी कि अंतरक्रियाएं दोनों के बीच बिटवीन आर्किड एंड मैंगो ट्री तो कैसे होता है, इसको बताना है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके थर्ड तक ये क्वेश्चन मैं तो बताऊंगा। जो क्वेश्चन चौथा है शीत निष्क्रियता, इसको हम हाइबरनेशन से उपरति किस प्रकार से भिन्न है, डाइपोज, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, समय रहे इसको मैं पढ़ा दूंगा बाद में। तो हाउ इज डाइपोज डिफरेंट फ्रॉम हाइबरनेशन, इसको आपको खुद पढ़ना है। फिर जो क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है आप हल्का इसको देख लेंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, अगर समुद्री मछली को अलवण जल यानी कि जो फ्रेश वाटर होता है जिसमें किसी प्रकार का मिनरल्स नहीं होता है कि जल जीवशाला यानी कि एक्वेरियम में रखा जाता है, तो यह तो क्या यह मछली जीवित रह पाएगी? क्यों नहीं? ठीक है, इस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें इफ ए सी फिश इन केप्ट इन ए फ्रेश वाटर एक्वेरियम विल दिस फिश बी एबल टू सर्वाइव, वाई एंड वाई नॉट? ये क्वेश्चन को आपको खुद को देखना है। फिर चला जो क्वेश्चन क्या है, फिनोटाइपिक अनुकूलन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। व्हाट इज अ फिनोटाइपिक एडेप्टेशन? ठीक है, इसी को हम अनुकूली विकर्ण भी कहते हैं। गिवन एग्जाम्पल, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर सातवां जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको खुद करना है। अधिकतर जीवधारी 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो माइक्रोब्स ऐसे आवास में भी जहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है कैसे जीवित रहते हैं? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 45 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं, जीवित रहते हैं, या नहीं रह पाते हैं क्योंकि अधिक हीट में नहीं हो पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा अपने रह सकते हैं। ठीक है, और कैसे रहते हैं इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको हम हल्का समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये जो इकाई नंबर 10 है पूरा इन्वायरमेंट पे बेस है। तो हल्का सा मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा ताकि बेसिक आपको हल्का सा क्लियर हो जाए। और ये जो ऐसा अध्याय नंबर जो यूनिट नंबर जो 10 है ना, इकाई नंबर जो 10 है पूरा इन्वायरमेंटल साइंस पर है। और इन्वायरमेंटल जो हम देख रहे हैं नेचर में है वही क्या है, पूरा इन्वायरमेंट है, इसी के बारे में आपको लिखना है।
रटना नहीं है, समझना है। इस चैप्टर का रिक्वायरमेंट क्या है, रटना नहीं, समझना है। हो सकता है कि जो इससे पहले जो चैप्टर थे बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, उसमें हल्का सा कुछ कुछ जो टर्म था हमको लगता था कभी कठिन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था, मैंने सबको आपको बहुत ईजी से पढ़ाया है, नहीं देखे हम जिसको जाकर देखिए, ठीक है। चलिए समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपके पहले क्लास में भी पर्यावरण सब्जेक्ट रहा होगा, इन्वायरमेंटल साइंस रहा होगा आपके पिछले क्लासों में, इसको आप कहीं ना कहीं पढ़े हैं। तो क्या है पर्यावरण? जीव जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका सीधा प्रभाव जीवों के विभिन्न क्रियाओं पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब अपने आप को ले लीजिए, जिस जिस वातावरण में, जिस आसपास आप रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही है वो आपको इफेक्ट कर रही है, क्योंकि हमारे आसपास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, जीव भी हैं, पौधे भी हैं, हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये कहीं ना कहीं हम इन पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और हमारे वजह से उनको भी कुछ ना कुछ इंट्रक्शन हो रहा है। तो वही कहने का मतलब है, जिस जो जीव वातावरण या परिवेश में रहता है उसका सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है, जीव पर पड़ता है, विभिन्न क्रियाओं पर पड़ता है, इसे हम पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट। सिंपल सा बात है कि हम ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके चारों जो भी नेचर रिसोर्सेज हैं इनको इफेक्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसका जीव क्या हो गया, ये पर्यावरण हो गया। इसका मतलब इस जीव के लिए सब पर्यावरण हो गया। द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लाइव हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या इसके अलावा हम इसको कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये आपको पसंद नहीं आया तो, कि जीवों के आसपास उपस्थित वे समस्त जैविक तथा अजैविक परिस्थितियाँ, ठीक है। जैविक की में क्या है कि जितने भी जीव हैं, प्लांट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, ये जैविक में आएंगे। तथा अजैविक परिस्थितियाँ मतलब क्या होता है, मृदा, यानी कि इसको एबायोटिक फैक्टर कहते हैं, मृदा, तापमान, वायु, जंतु, खैर इसमें आ जाएंगे ये, ठीक है। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, अजैविक हैं। जंतु एवं पौधे आदि जो कि उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इसका मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, संयुक्त रूप से इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण इसको कह देते हैं। ऑल दिस बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन प्रेजेंट अराउंड लिविंग बींग्स सच एज सॉइल, टेम्परेचर, एयर, एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्स्ट्रा विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट देम आर कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण के आसपास या जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर जो सराउंडिंग्स होंगी वहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, एबायोटिक फैक्टर होंगे, ये सभी हमको कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, हमको इफेक्ट पहुँचाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। आप देख पा रहे हैं, ये सपोज दैट ये बर्ड है, इस बर्ड का ये क्या है, ये नीस है, या कह सकते हैं ये इसका हाउस है, हैबिटाट है, ठीक है, जहाँ पर ये रह रहा है। अब इसके चारों ओर जो भी फैक्टर्स होंगे, इसके चारों जो क्या होंगे, इनके लिए क्या होंगे, ये इन्वायरमेंट होंगे। क्लियर है क्या? उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं, ये एक यहाँ पर एक ह्यूमन्स है ना, एक माँ है, एक बच्ची है। तो इसके सराउंडिंग में देखो आप, बहुत सारे क्या हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, हरे घास दिख रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो इनके लिए इनका इन्वायरमेंट क्या हो गया, ये सब आपको यहाँ से दिख रहा है, ये क्या है, इन्वायरमेंट है। ये कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट होते हैं इनको डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रभाव करेंगे या इनडायरेक्ट प्रभाव इनको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, इनके लिए इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो चारों ओर जो हमारा दिख रहा है वो हमारा इन्वायरमेंट है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जहाँ पर हम रह रहे हैं और जहाँ सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हमारे आसपास में है वो हमको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं, हमारे लाइफ स्टाइल को या हमारे फंक्शंस को, वो सब क्या है, इन्वायरमेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, इकोलॉजी। अब इकोलॉजी कहने का मतलब ये है, ये इन्वायरमेंट की या हम कह सकते हैं बायोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है। क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जहाँ पर हम इको का मतलब होता है, ये इको जो शब्द बना हुआ है किससे बना हुआ है, देखो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इकोलॉजी, जो इकोलॉजी शब्द है ये कैसे भाषा है, ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा कहने का मतलब ये है, ये दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है इको, यानी कि इसको बोलते हैं ओइकॉस। ओइकॉस का मतलब होता है हैबिटाट, यहाँ का इसका मतलब होता है वास स्थान। इसका मतलब है कि जहाँ जीव जहाँ पर रहता है उसको बोलते हैं उसका वास स्थान। तो ओइकॉस का मतलब होता है हैबिटाट और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। इसका मतलब ये है, शाब्दिक अर्थ में समझाने का प्रयास कर दूँ, वास स्थानों का अध्ययन, स्टडी ऑफ हैबिटाट, जहाँ पर जीव रहते हैं उनके जीव, जहाँ रहने वाले जीव के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी कुछ नहीं है, वास स्थानों का हैबिटाट की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ हैबिटाट्स, ठीक है। जहाँ पर जीव रहता है उनके वास स्थानों के अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। क्लियर है क्या? ये बायोलॉजी की क्या है, ब्रांच होती है। अब अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग रूप से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है।
तो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं हीकल नामक साइंटिस्ट है, 1868 के में इन्होंने ये कहा था कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। बहुत सिंपल लेकिन समझाने में इसमें प्रयास किया हीकल साहब ने। क्या कहा कि जीवधारी जो जीव हैं और उनके जो वातावरण है, उन दोनों के बीच जो संबंध होगा, इसका मतलब है जीवधारी और इनके बीच में जो संबंध होगा, इनको इनका जो अध्ययन हम करते हैं इसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हीकल, द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज स्टडीड इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जीवधारी और उनके पर्यावरण या वातावरण के बीच में जो आपसी संबंध है, उस संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है, इकोलॉजी कहलाता है। इसे आप इस प्रकार से भी बता सकते हैं। सेकेंड है ओडम नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया 1965 में, इन्होंने कहा सेम यही चीज़ है, परिभाषा बता रहे हैं दोनों। ठीक है, तो पारिस्थितिकी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्रकृति की संरचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं। दोनों का कहने का मतलब एक ही है। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पर्यावरण की जो प्रकृति है, उनकी संरचना है, उन सब में हम आते हैं, हम उसमें भी क्या होते हैं, जो कार्य आते हैं। तो प्रकृति यानी नेचर की स्ट्रक्चर को, उनके जो फंक्शंस के बारे में जो रिलेशनशिप है, उनका जो अध्ययन करना है, क्या है ये, इकोलॉजी कहलाती है। ये ओडम कह रहे हैं, हीकल ने भी अपने ओर से कहा, ओडम ने कहा। अब बच्चों कहीं एक बार कहीं पूछ दिया कि पारिस्थितिकी किसे क्या समझाई है, तो आप हो सकता है आप अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, इन दो साइंटिस्टों में से किसी एक का अब लिख कर आ जाएंगे। ठीक है, ओडम के अनुसार या हीकल के अनुसार, जो भी आप बहुत आपको सरल लगता है उसको भी याद कर लेंगे। तो इकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर आर स्टडीड। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों कि समष्टि की 3 विशेषता बताइए, पहला क्वेश्चन था। अब इस समष्टि को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन का बहुत सिंपल सा बात करूं कि ये पॉपुलर शब्द से बना है, वो मतलब लोग। सपोज दैट कि एक कोई निश्चित एरिया है, ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट ये एक क्या है, एक निश्चित एरिया है। ठीक है, ये एरिया है, इस एक इकाई क्षेत्र पर जितने भी जीव होंगे उस पास पे, ठीक है, जितने भी जीव होंगे इन सबको क्या कहेंगे साथ, इसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे, इसी को पॉपुलेशन कहेंगे। आप समझ पा रहे हैं कि किसी इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की जो संख्या होगी इसे क्या कहेंगे, हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। तो सपोज दैट कि हम जंगल को एक पॉपुलेशन मार रहे हैं। अब सारे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं क्या है कि समष्टि पॉपुलेशन जनसंख्या शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉपुलस से हुई है। किससे हुई है? पॉपुलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, लोग या पीपल। ठीक है, तो जीव विज्ञान के अनुसार इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक अथवा आपस में संबंधित कई जाति के जीव, अब उसमें जंतु भी आएंगे और पौधे भी आएंगे, एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समूहों को क्या कहते हैं, समष्टि या आबादी कहते हैं। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, अगर मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँ। सपोज दैट कि कोई इकाई क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई इकाई क्षेत्र है, इस इकाई क्षेत्र पर अलग अलग जाति, सपोज कि यहाँ पर जंतु की जाति है, यहाँ पर पौधे की जाति है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जाति है, ठीक है, अलग जातियाँ हैं। इन सभी जातियों का जो समूह बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कह दे रहे हैं, इसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो एक अथवा आपस में संबंधित कई जातियों के जीवों, जंतु, पौधे के एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समूहों को क्या कहते हैं, समष्टि या इसी को आबादी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल और प्लांट ऑफ वन और सेवरल रिलेशन स्पीसीज प्रेजेंट इन सर्टेन एरिया इज कॉल्ड ए पॉपुलेशन और कम्युनिटी। क्लियर है? चलिए, इसे और कैसे कह सकते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में या समय में एक जाति या आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित कई जातियां, जीव जंतु या अथवा पौधे के समूह को क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, जो आपको सिंपल लगे उसको आप लिख कर आ जाएंगे। ए पॉपुलेशन इज जनरली ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम। ये भी कह सकते हैं, निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय पर पाए जाने जीवों की संख्या समूह को क्या कह सकते हैं, समष्टि कह सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक घास का मैदान है, तो घास के मैदान को हम एक निश्चित एरिया मानते हैं। उस घास के मैदान में स्थित टिड्डी तथा जंगल में स्थित चीड़ के बीच, है ना, देखो दो चीज़ें यहाँ पर, घास के मैदान में स्थित टिड्ढा, तो वहाँ पर टिड्ढे यानी कि ग्रॉस हॉपर की क्या हो जाएगी,
पॉपुलेशन हो जाएगी। यानी कि देखो हम घास का मैदान भी कह रहे हैं, एक एरिया बता रहे हैं, और उसमें जी रहने जीव के बारे में बता रहे हैं, तो टिड्डा हो गया, उसकी पॉपुलेशन होगी। फिर सपोज करते हैं जंगल जो हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर चीड़ के जो वृक्ष होंगे, ठीक है भाई, जो पाइन ट्रीज होंगे वो भी क्या होंगे, उनकी भी पॉपुलेशन होगी। तो लॉक्सस लोकेशन इन द ग्रासलैंड एंड पाइन ट्रीज लोकेटेड इन द फॉरेस्ट, है ना, ये क्या है, समष्टि हो गई। ठीक है, अब अब एक शाखा है बायोलॉजी की, ठीक है, जिसमें हम समष्टियों के बारे में पढ़ते हैं। तो एक इकोलॉजी की बहुत बड़ी शाखा है, इकोलॉजी में बहुत सारी शाखाएं हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी। इकोलॉजी के कई टाइप्स होंगे, ठीक है। तो जिस शाखा पर हम समष्टि के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। बहुत सिंपल है, इकोलॉजी बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी शाखा है, क्लियर है क्या। उस शाखा के अंतर्गत एक और शाखा है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। इकोलॉजी की टाइप्स होती है, इसमें हम पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी, समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं इसी को। तो समष्टि यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या और वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, समष्टि पॉपुलेशन कहते हैं। बहुत सिंपल है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में रहने वाले जीवों की जो संख्या होगी, समष्टि होगी, उन दोनों के बीच जो संबंध होगा, उनका जो अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी कहेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, समष्टि हम पढ़ लिया कि समष्टि क्या है। अगर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि समष्टि किसे कहते हैं, समष्टि की 3 विशेषता बताइए, 4 विशेषता बताइए, ठीक है, सबसे पहले आप समष्टि की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद जो विशेषता मैं बताने वाला हूँ उसको आप लिखेंगे। समष्टि की चलिए विशेषता पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। पहला जो इसकी जो विशेषता है वो समष्टि घनत्व की है, इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब डेंसिटी का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि कितना वहाँ पर सघन है। सपोज दैट आप मार्केट में गए, एक सिंपल जगह, एक रोड है और एक मार्केट है, ये बताओ भीड़ कहाँ ज़्यादा होगी, पास पास में लोग बहुत ज़्यादा कब रहेंगे, कहेंगे सर बाज़ार में, ठीक है। इसका मतलब है वहाँ की डेंसिटी कभी हाई होगी और रोड की डेंसिटी काफ़ी कम होगी। डेंसिटी का मतलब है जितना स्थान वो जगह पे क्या कर रहा है, वो घेर रहा है, ठीक है। चलिए, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल या आयतन में उपस्थित जीवों की संख्या को क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई, सपोज दैट कि ये कोई प्रति इकाई क्षेत्रफल है, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल या जितना जगह घेर रहा है, इसमें जितने भी जीव होंगे, ठीक है, जितने भी यहाँ पर क्या होंगे, जीव होंगे, इसे क्या कहते हैं, इसका पॉपुलेशन, जितने जीव रह रहे हैं इनके एरिया में, इसे क्या समष्टि घनत्व कहेंगे। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में या फिर जितने ये आयतन जगह घेर रहा है, इनमें जितने भी उपस्थित जीवों की जो संख्या होगी उसे क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं। चलिए, सपोज दैट ये देख पा रहे हैं, ये सपोज दैट हम मानते हैं कि एक कोई स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल है, ठीक है, और इसका इतिहास लेकर यहाँ तक क्या है, आयतन है, ठीक है। अब सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पेंगुइन है, ये 7 पेंगुइन्स यहाँ पर हैं, तो 7 पेंगुइन्स यहाँ पे क्या होगी, इनके घनत्व हो गए इस खास एरिया पर, ठीक है। चलिए, इसे कैसे निकालते हैं समष्टि घनत्व को, घनत्व को एक सूत्र द्वारा निकाला जाता है। यदि किसी स्थान का समष्टि घनत्व क्या है, डी है, डी फॉर डेंसिटी, ठीक है, तो n बटा एस होगा, डी इज इक्वल टू n बटा एस। यहाँ पर n क्या होगा, जीवों की कुल संख्या, और s क्या होगा यहाँ पर, यूनिट ऑफ क्षेत्रफल की संख्या। इसका मतलब है कि यहाँ पर जीवों की कुल संख्या कितनी है, 7, क्षेत्रफल कितना होगा, उसको हम नाप के क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ऐसे निकलती है समष्टि घनत्व, इसको अभ्यास कर याद रखेंगे, ठीक है। पहला हम समझ गए। तो समझते हैं जन्म दर, ये पॉपुलेशन की विशेषता है। पहला क्या है, समष्टि घनत्व तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। सेकंड क्या है इसका विशेषता, जन्म दर, इसको आप ऐसे लिखेंगे। बर्थ रेट ऐसी को बोलते हैं नेटिलिटी, यानी कि समझो किस बातों को, जन्म दर। सपोज दैट कोई इकाई क्षेत्र है, ये कोई एरिया है, ठीक है, इकाई समय यानी कोई फिक्स टाइम में होगा, इकाई समय में किसी समष्टि द्वारा उत्पन्न जीवों की औसत संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। सपोज दैट कि कोई इकाई समय में कोई इकाई एरिया होगा, इस एरिया पर क्या होगा, जितने भी उत्पन्न जीवों की जो औसत एवरेज होगा उसे हम क्या कह रहे हैं, जन्म दर कह रहे हैं। द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉपुलेशन इन यूनिट टाइम्स इज कॉल्ड बर्थ रेट। क्लियर है, इसे कैसे निकालते हैं, जन्म दर बराबर वार्षिक जन्म दर बटा मध्यवर्षीय जनसंख्या इंटू 1000, ये ऐसे इसको निकालते हैं। फार्मूला कब लिख कर आ जाएंगे, ये परिभाषा लिख देंगे हल्का सा और फार्मूला किसको आ जाएंगे। चलिए, अब समझते हैं कुछ समष्टि के बारे में। किसी समष्टि जन्म दर के बारे में पढ़ते हैं। किसी समष्टि की वास्तविक और अधिकतम जन्म दर में पर्याप्त अंतर होता है।
हम एक एवरेज मान के चलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है, वास्तविक में और अधिकतम में। क्योंकि न सभी माताएं समान रूप से अंडे या बच्चे देती हैं, न सभी बच्चे या भ्रूण जिंदा रहते हैं। बहुत सिंपल बात है कि जरूरी नहीं है कि हर माँ बच्चे जन्म दे या हर जो जीव है अंडे दे पाए, और जो जो बच्चा या भ्रूण हो रहा है वो जिंदा रह पाए। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये हम एवरेज मान के चलते हैं। जन्म दर का कम या अधिक दोनों होना दोनों ही क्या है, समष्टि स्वरूप के प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, अगर जन्म दर कम है तो भी प्रभावित करेगी, अधिक है तो भी प्रभावित करेगी। चलिए, तो वो फिक्स नहीं है। देयर इज ए considerable variation between the actual and maximum birth rate of a population because not all mothers produce the same number of eggs or babies, or not all babies or embryos survive. Increasing or decreasing birth rate both affect the nature of a population. ठीक है, बढ़ेगा तो भी प्रभाव करेगा और कम होगा तो भी प्रभावित करेगा। चलिए, थर्ड जो विशेषता है क्या है, मृत्यु दर। ठीक है, दो ही चीज़ तो मेन होता है, जन्म दर और मृत्यु दर। दर मतलब कि हम मान चलते हैं, एवरेज हम मान के चलते हैं, इतना परसेंट में आएगा, एवरेज होता है। तो डेथ रेट कहते हैं, इसी को हम मोर्टेलिटी कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, डेथ रेट बोलते हैं। इकाई समय में समष्टि में मरने वाले जीवों की जो औसत संख्या है उसे क्या कहते हैं, मृत्यु दर, इसी को मोर्टेलिटी कहते हैं इसी को। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इसको, सेम वैसी है। यहाँ पर जब मृत्यु दर बराबर वार्षिक मृत्यु बटा मध्यवर्ष की जनसंख्या इंटू कितना है 1000, ऐसे इसको निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने टोटल 3 पढ़ लिया, क्या क्या था बताओ। पहला समष्टि घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, 3 विशेषता यहाँ पर हैं। अगर आपको याद करने हैं, एक बार आप उस बुक को एक बार फॉलो कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं, आते हैं मेन क्वेश्चन की ओर, है समष्टि या जनसंख्यात्मक अंतःक्रिया यानी कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एक इन्वायरमेंट में जो जीव रहते हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट होते हैं, फूड के लिए, है ना, आवास के लिए, ठीक है, अपने टेरिटरी के लिए, प्रजनन के लिए, कैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। और कैसे आपस में संबंध दर्शाते हैं, इसको पढ़ना है। तो क्या होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन? देखो, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, इंटरेक्शन मतलब कि आपस में क्रिया करना, संपर्क करना। तो जो समष्टि होगी कैसे अपने आप को इंटरेक्ट करेगी, उसको पढ़ना है। तो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में विभिन्न जीवधारी के मध्य पाए जाने वाली अंतरक्रियाओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि अंतरक्रियाएं अंतरजातीय होती है, यानी कि इंटर स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, इंटर स्पेसिफिक कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग जाति के जीव आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। सपोज दैट ये देख पा रहे हैं, ये एक अलग जाति है, ये अलग जाति है, ये बर्ड है, ये मेमल्स है। क्लियर है क्या? ये मेमल्स हो गए, ये बर्ड हो गए, इसको एवस कह रहे हैं। दोनों की जाति भिन्न है, लेकिन ये दोनों एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। कैसे इंटरेक्शन होता है मैं समझाऊंगा। ठीक है, दोनों के बीच कैसा इंटरेक्शन होगा। चलिए, तो एक चीज़ आती है सहजीविता, जिसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। ये जो शब्द दिया है सहजीविता, इसको दिया है डी बेरी ने 1867 में। एक साइंटिस्ट है, डी बेरी नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने ये शब्द दिया और कहा इसका मतलब होता है साथ रहना, लिविंग टुगेदर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंट है हमारा, सपोज दैट कि पृथ्वी पूरा हमारा इन्वायरमेंट है, एक इकोलॉजी बना हुआ है, और इस पृथ्वी पर या एक हम मान के चलते हैं एक जंगल है। सपोज एक जंगल को हम मानते हैं कि इकोलॉजी है, वहाँ पर अलग अलग जातियों के जीव रहते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग जाति होने के बावजूद भी इन दोनों जातियों के बीच में कुछ न कुछ रूप से भोजन के लिए, आवास के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रजनन के लिए, कुछ और चीज़ों क्या होगा, आपसी सहयोग होगा, साथ साथ रहते हैं, लिविंग टुगेदर। तो कैसे रहते हैं इनका हमें सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल मिल जाएगा, तो इसको आपको ना बहुत ध्यान से समझना है सब क्या होता है। ठीक है, समष्टि जनसंख्यात्मक अंतरक्रिया पढ़ते हैं। पहला है सहजैविक, यानी कि साथ साथ रहने वाला, या फिर इंटरडिपेंडेंसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सिम्बायोटिक इंटरेक्शन, इसी को हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी। आपस में क्या होती हैं, डिपेंडेंसी होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पहला को हम कहते हैं सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें दोनों का फायदा होगा। सेकंड क्या है, नकारात्मक यानी नेगेटिव इंटरेक्शन। इसमें एक को फायदा होगा, एक को हानि होगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या है, सकारात्मक के बारे में। किसके बारे में? यानी कि पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में, कि इन्वायरमेंट में दो जीव कैसे अपने आप में आपसी सहयोग से सकारात्मक उसके साथ में रहते हैं। तो पहला को बोलते हैं क्या भाई,
सहभोजिता या इसे को बोलते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है, सहभोजिता, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है प्रोटो कोऑपरेशन, यानी कि दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दोनों अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के रूप में, ठीक है। फिर क्या है? सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म, साथ साथ में परोपकारिता, आगे इसका मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं बच्चों, किसके बारे में पढ़ते हैं? नकारात्मक। ये सकारात्मक हमने पढ़ लिया, सहभोजिता, प्रोटो कोऑपरेशन और सहोपकारिता, इसको म्यूचुअलिज्म कह रहे हैं। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? नकारात्मक इंटरेक्शन के बारे में, नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में। पहला क्या है? प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, ठीक है। भोजन के लिए, आवास के लिए, टेरिटरी के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रजनन करने के लिए दो जीवों के बीच में क्या होता है? आपसी क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। क्लियर है क्या? ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं क्या? सॉरी, फिर प्रतिस्पर्धा पहला हो गया। सेकंड क्या है? शोषण, ठीक है, शोषण कहते हैं, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं इसी को। फिर सेकंड क्या है? परभक्षिता एंड पेनिट्रेशन, ठीक है। फिर चौथा क्या है? एंटीबायोसिस। ये नकारात्मक के हैं, आगे सबके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रतिस्पर्धा के बारे में, कॉम्पिटिशन के बारे में। दो प्रकार के होते हैं, पहला को बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, दूसरा को बोलते हैं एक है इंटर स्पेसिफिक, दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, दोनों बारे में विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। शोषण में क्या है भाई? घोंसला परजीविता, इसको हम कहते हैं नेक्स्ट पैरासिटिज्म, ठीक है। और चौथा क्या है? शोषण में क्या है? दूसरा क्या है? पैरासिटिज्म। इन सब के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे, इसको आप पेपर लिख कर देख लेंगे। चलिए हम पहला पढ़ते हैं ए, सकारात्मक या लाभकारी अंतरक्रिया। इसी को हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इन तीनों बारे में पढ़ेंगे। कमर्शलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन, सौपकारिता, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए पहला है सकारात्मक या लाभकारी अंतरक्रिया, पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन। इसका मतलब है दो जीव आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दोनों को फायदा होगा, ठीक है। चलिए क्या होता है समझते हैं। किसे कहेंगे सकारात्मक अंतरक्रिया या लाभकारी अंतरक्रिया, ठीक है। अंतरक्रिया मतलब समझिए इंटरेक्शन दो जीवों के बीच में, दो जातियों के बीच में, वॉटेवर। तो ऐसे अंतरक्रिया को सम्मिलित किया गया है जिसमें अंतरक्रिया करने वाले प्रजातियां एक दूसरे को क्या करती हैं? लाभ पहुंचाती हैं। इसका मतलब दोनों साथ साथ रहेंगे, लिविंग टुगेदर, दोनों को लाभ पहुंचाएंगे। अच्छी बात है, ऐसी हमको भी रहना चाहिए, ठीक है। ये लाभ किसके लिए हो सकता है? भोजन के लिए, आवास या आश्रय शेल्टर के लिए, अधोस्तर यानी कि सबस्टेंस चिपकने के लिए, या फिर परिवहन ट्रांसपोर्ट करने के रूप में ये हो सकते हैं, ठीक है भाई। एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। दिस इंक्लूड इंटरेक्शन इन विच इंटरेक्शन स्पीसीज बेनिफिट ईच अदर। दिस बेनिफिट में बी इन द फॉर्म ऑफ फूड, शेल्टर, सबस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलिए तो पहला जो सकारात्मक इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं सहभोजिता, कमेंसलिज्म। अब ये क्या समझते हैं सहभोजिता? सहभोजिता में एक जाति को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हानि नहीं हो रहा है, किसी एक जीव को लाभ होगा, दूसरे को नहीं होगा, लेकिन उनको दूसरे को हानि नहीं होगा। इसको कहते हैं सहभोजिता। इन कॉमर्शलिज्म वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नेदर बेनिफिट और नॉट सफरिंग लॉस। किसी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है और किसी को ठीक से फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एक को फ़ायदा होगा, ठीक है भाई। एक जाति को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, दूसरे को न तो लाभ हो रहा, न फायदा हो, न लाभ हो, न हानि हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। आम की शाखा पर एक अधिपाद, जिसको हम एपिफाइट के रूप में उगने वाले आर्किड पौधे, है ना, आर्किड पौधा, इसको कभी कभी आप अमरबेल कहते हो, ठीक है। तो आम की शाखा पर एक अधिपादप एपिफाइट के रूप में उगने वाला आर्किड क्या है? एक सहभोजिता का उदाहरण है। इससे क्वेश्चन भी आया था ना, पढ़े थे शुरुआत में, याद करो कि एक आर्किड का पौधा आम के वृक्ष पर है, कैसा उनके दोनों का संबंध होगा? आपको आंसर मिल गया होगा, कैसा होगा? सहभोजिता वाला संबंध होगा। एक को लाभ होगा, दूसरे को लाभ होगा ना हानि होगा। क्लियर है क्या? यहाँ पर आर्किड को फायदा होता है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, जो भी हो, ठीक है। जबकि आम को इससे कोई लाभ नहीं होता। आर्किड का पौधा आम की शाखा पर उगकर क्या क्या करता है? प्रकाश, वायु, वातावरण से नमी को क्या करता है? अवशोषण करता है। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको डायग्राम से। ये देखिए, ये है ऊपरी रोही पौधा आर्किड। देखो ये आम का वृक्ष है,
ये जो आर्किड के लीव्स हैं क्या है, लेग्स हैं, तो क्लिंगिंग रूट्स यहाँ पर इस प्रकार से जम गए हैं। ये आर्किड है, ये आम का वृक्ष है। यहाँ पर आर्किड इस पर इंटरेक्शन कर रहा है कैसा, सभुजिता। इसमें देखो आर्किड को तो फायदा होगा, लेकिन इस आम के वृक्ष को किसी वजह से न फायदा हो नुकसान कुछ नहीं होगा। इसे कहते हैं सभुजिता होना। जो आर्किड होगा किसके लिए यहाँ पर आया हुआ है, प्रकाश के लिए, वायु के लिए, और वातावरण से क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है। तो यहाँ पर आर्किड को फायदा हो रहा है, लेकिन आम के पौधे को ना फायदा ना नुकसान। इसको कहते हैं सभुजिता। बेस्ट एग्जाम्पल है। मुझे पता है आपको इस आंसर मिल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आर्किड प्लांट ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कमर्शियलिज्म। सभुजिता का एग्जाम्पल है ये दोनों। हियर द ऑर्किड बेनिफिट विल द मैंगो डज नॉट बेनिफिट फॉर इट। द ऑर्किड प्लांट ग्रो इन मैंगो ब्रांच एंड एब्जॉर्ब लाइट, एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये चीज़ें हैं। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ लिया सकारात्मक इंट्रक्शन में। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन। अब ये क्या समझते हैं, ऐसे सहजीवन में पाए जाने वाले दोनों प्रजातियां एक दूसरे के लिए लाभदायक होती हैं। इसका मतलब है दोनों को लाभ मिलता है, नॉट ओनली वन स्पीसीज, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिशियली। ठीक है, हमने देखा कि जो सहभोजिता है उसमें एक को लाभ मिल रहा था, दूसरे को ना लाभ हो रहा था ना हानि हो रहा था। सकारात्मक ये भी है। प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होता है कि दो जातियां आपस में साथ साथ रहेंगी। ठीक है, दोनों दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। कहता है भैया आप मुझे लाभ पहुंचाओ, मैं आपको लाभ पहुंचाऊंगा, दोनों बेनिफिशियल होंगे। परंतु ऐसा संबंध दोनों की उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों जीव में से एक जीव ना भी रहे तो भी दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर ना रहो तो भी। लेकिन ये म्यूचुअल एक प्रकार से क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन है रहने के लिए। इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, वे अकेले भी जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत सिंपल समझा रहा हूँ। दोनों प्रजातियां एक दूसरे को क्या करेंगे, लाभदायक पहुंचाएंगी। परंतु ये ऐसा संबंध है कि सपोज दैट कि दोनों में से एक जाति नहीं रही तो एक को दूसरे को प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो अगले जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, तो बोथ द स्पीसीज फाउंड इन सच सिम्बायोसिस आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, बट सच ए रिलेशनशिप इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द बोथ ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन आल्सो लाइव एलोन। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये डायग्राम हमने पहले देखा था। चलिए देखिए, एक भैंस है। ठीक है, ये एक यहाँ पर घास चल रही है, क्लियर है क्या, और यहाँ पर एक पक्षी है। अब ये दोनों के जो भी संबंध होगा इसे क्या कहेंगे, प्रोटो कोऑपरेशन कहेंगे। इसका मतलब ये है कि इस जो भैंस है और पक्षी है, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलेगा। समझो कैसे, ये जो भैंस दिख रहा है इस भैंस के ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे कीड़े होंगे। ठीक है, पैरासाइट्स होंगे, परजीवी होंगे, और ये परजीवी इस पक्षी का क्या होता है, भोजन होता है। क्या होता है, भोजन। तो कभी आपने देखा होगा कि जो भैंस वगैरह, जो मवेशी वगैरह होती हैं, है ना, जो कैटल्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर पक्षियाँ बैठी रहती हैं। अब आकर वहाँ पर क्यों बैठ रही हैं, क्योंकि सपोज दैट कि इसके यहाँ पर क्या है, एक क्या है, इंसेक्ट्स है। ठीक है, और इंसेक्ट्स को देख कर कौन आता है, ये पक्षी आता है, यहाँ पर बैठेगा, इसको खा लेगा। क्लियर है, इसका मतलब ये है इस पक्षी को भोजन मिल गया और इस भैंस को क्या हुआ, इस परजीवी से छुटकारा मिल गया, यानी कि शरीर की सफाई भी हो गई, इनको भोजन मिल गया। तो दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों बेनिफिशियरी हैं। क्लियर है क्या, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पक्षी को भोजन मिला, ठीक है, इस भैंस से, और भैंस से फायदा पक्षी को ये मिला कि पक्षी इसका जो इंसेक्ट्स को खा लिया, ये प्रेशर से फ्री हो गया, इनका शरीर साफ हो गया। इसका कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन, दोनों को लाभ हो रहा है। लेकिन क्या बोला है कि दोनों जीव उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं है, ये अकेले भी जीवन यापन कर सकते। सपोज दैट कि यहाँ पे पक्षी नहीं होगी तो भी ये जिंदा रहेंगे। सपोज दैट ये भैंस नहीं से भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि कीड़ा कहीं और से मिल सकता है मिलने के लिए। क्लियर है क्या, चलिए। तो इस प्रकार के सहजीवन में प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के आसार बढ़ जाते हैं। यह संबंध हमेशा वैकल्पिक यानी फैक्चुलेटिव ही होता है। इन दिस टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इस चांस ऑफ सर्वाइवल ईच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, दिस रिलेशनशिप ऑलवेज फ्लक्चुलेटिव, यानी कि फ्लक्चुलेट होता रहता है। तो एग्जाम्पल वही है, मवेशियाँ जैसे गाय, भैंस आदि के शरीर पर कुछ पक्षी आकर बैठते हैं तथा इनके शरीर में उपस्थित किलनियों जो इंसेक्ट्स होते हैं या अन्य परजीवी कीटों को खाते हैं कौन, पक्षी। इस प्रकार ये मवेशी कीटों के प्रकोप से बच जाते हैं तथा पक्षियों का भोजन प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, मवेशी कीटों के प्रकोप से बच जाते हैं और पक्षियों को भोजन प्राप्त, दोनों को फायदा हो रहा है।
यह एक प्रकार की क्या है, अस्थायी सहयोगकारिता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिज्म है, अस्थायी है प्रोटोकॉपरेशन में, ये परमानेंट नहीं है ना। चलिए, लेकिन क्या है, वही है कि सम बर्ड्स कम एंड सिट ऑन द बॉडीज ऑफ कैटल लाइक काउज, बफेलो, etc. इज इट ticks and other parasite insect present in their bodies. In this way, the cattle are saved from the attack of insects and the birds get food. This is type of temporary altruism. क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है प्रोटोकॉपरेशन का, ठीक है बच्चों, इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना बहुत घुमाकर। क्या होता है कभी बार कि जो बोर्ड है वो देखना चाहता है कि बच्चे किस लेवल की पढ़ाई किए हैं। ये पूछ सकते हैं प्रोटोकॉपरेशन में एग्जाम्पल लेकर, जिस प्रकार से पूछा था कि सहभोजिता में कि आर्किड आम पौधे के बीच में कैसा संबंध है। पूछ सकता है कि मवेशी और पक्षियों के बीच में कैसा संबंध होगा, तो कहेंगे प्रोटोकॉपरेशन, दोनों को लाभ मिलता है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है प्रोटोकॉपरेशन का, जो कि जिन दोनों को लाभ मिलेगा। पहला है सिलेंड्रेट्स, जिसमें है सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब। ये दोनों अलग अलग जीव हैं। सी एनिमोन को कहते हैं एरामेसिया, हर्मिट क्रैब को कहते हैं यूपेगाइरस। ठीक है। चलिए, अब दोनों आपस में जो कैसे जुड़े होते हैं समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक प्रकार को, ये क्या है, ये सी एनिमोन है, ये है एडेमासिया है, और ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये है हर्मिट क्रैब, इसके अंदर है, इसे हम हर्मिट क्रैब कह रहे हैं। तो सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब के बीच क्या है भाई, दोनों के बीच प्रोटो कॉपरेशन संबंध है, इंट्रैक्शन है। इसका मतलब दोनों को लाभ मिलता है। अभी आपस में कैसे जुड़े समझते हैं इसको। हर्मिट क्रैब कहाँ होता है, ये देखो, ये हर्मिट क्रैब है, ये क्या है ध्यान रखेंगे, ये हर्मिट क्रैब है, ये सी एनेमोन है, दो अलग अलग जीव अलग जाति के हैं। क्लियर है। तो जो हर्मिट क्रैब, ये जो हर्मिट क्रैब आपको दिख रहा है, ये सी एनेमोन को देखो, ये कहा सेल है, ये कवच है। क्या है ये कवच है। ये जो हर्मिट क्रैब है, ये सी एनिमोन के कवच पर क्या है, अंदर में रहता है। तो कवच पर अनेक सी एनिमोन चिपके रहते हैं। देखो, ये जो सेल है, इस सेल के ऊपर बहुत सारे सी एनिमोन चिपके होते हैं। इस सेल के अंदर ऊपर में चिपके हुए सी एनिमोन है। ठीक है। और क्या है, इसके अंदर क्या है, हर्मिट क्रैब है। द हर्मिट क्रैब रिमेन्स प्रोटेक्ट इनसाइड द सेल एंड हैज मैनी सी एनिमोन स्टक इन द सेल्स। दो जीव हैं, ये सेल्स हैं, ये कवच हैं। इस कवच के ऊपर एक सी एनिमोन चिपका हुआ है। अब इस कवच के अंदर कौन है, हर्मिट क्रैब है। ठीक है। सी एनिमोन में दंशक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसको हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल्स आर फाउंड इन सी एनिमोन्स, जिसके कारण हर्मिट क्रैब को शत्रु से रक्षा मिलती है। देख पा रहे हैं, इस पर क्या है, दंशक कोशिकाएं हैं, कुछ कांटे नुमा संरचनाएं यहाँ पर होती हैं, किस पर, सी एनिमोन पर। अब चूंकि ये हर्मिट क्रैब है, कोई शत्रु यहाँ पर आएगा, सबसे पहले ये सी एनिमोन पर टच करेगा, ये इसको मार देगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस हर्मिट क्रैब को इस सी एनिमोन के इस दंशक कोशिकाओं से सुरक्षा मिल रही है। क्लियर है। वही बात बोला है कि सी एनिमोन में क्या है, कुछ दंशक कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण हर्मिट क्रैब को शत्रु से रक्षा होती है। स्टिंगिंग सेल्स आर फाउंड इन सी एनिमोन ड्यू टू विच इज द यूपेगारिकस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमीज। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। अब ये देखो, हर्मिट क्रैब को सी एनिमोन से रक्षा मिल गई, लेकिन सवाल ये है, हर्मिट क्रैब को तो फायदा हो गया, अब वो सी एनिमोन को हर्मिट क्रैब से क्या फायदा मिलेगा। ठीक है। अब देखो, हर्मिट क्रैब पर देखो बहुत सारे लेग्स हैं, देखो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर क्या है, लेग्स हैं। अब इस सी एनिमोन को भोजन के लिए यहाँ से यहाँ जाना होगा, इसके तो पैर नहीं है, इसके पास कोई लेग नहीं, अपेंडेजेस नहीं है। तो देखो, हर्मिट क्रैब पर अपेंडेज, ये चल कर कहाँ चला जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, हर्मिट क्रैब इसके बदले सी एनिमोन को, यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, यानी कि ये चलेगा इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ ले जाएगा, इसको फायदा मिल जाएगा, जिससे सी एनिमोन को भोजन प्राप्त होता है, उसका परिक्षेपण डिस्पर्सल भी होता है। बहुत सिंपल है, दोनों के बीच ऐसा संबंध है कि हर्मिट क्रैब को सी एनिमोन से रक्षा मिल रहा है, और सी एनिमोन को हर्मिट क्रैब से ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है भोजन प्राप्त करने के लिए। दोनों के संबंध है। यूपेगाइरस stern carry the sea anemone from one place to another, which provides food to the sea anemone and also help in dispersal, फैलने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है क्या। चलिए, थर्ड जो एग्जांपल है प्रोटो ऑपरेशन का, जिसको दोनों फायदा होता है, पहला है टिक बर्ड एंड गेंडा के बीच में। टिक बर्ड को हम कहते हैं बुफेगस अफ्रीकेनिस कहते हैं। देख पा रहे हैं, गेंडा है, ठीक है, इसको हम अफ्रीकन
राइनोक्रॉप्स कहते हैं इसी को, गेंडा एंड ऑक्सपेकर पक्षी, ये पक्षी का नाम है, ऑक्सपेकर पक्षी है। इन दोनों पक्षियों के बीच संबंध है, ठीक वैसे जिस प्रकार से हमने देखा था भैंस और पक्षी के बीच में, ये भी संबंध होता है। इस गेंडे के शरीर के ऊपर क्या होंगे, क्या होंगे, कुछ कीड़े होंगे, कुछ इंसेक्ट होंगे, और जो टिक बर्ड दिख रहा है आपको, इसको हम ऑक्सपेकर कह रहे हैं, इनको ये खा रहा है, तो इनको रोगों से, इनको इंसेक्ट से सुरक्षा मिल गई, इनको भोजन मिल गया, तो हो गया प्रोटोकॉपरेशन। थर्ड जो है, फोर्थ जो है, मगरमच्छ और पक्षी के बीच में, क्रोकोडाइल और पल्विनियस इजिप्टेसर के बीच में, ठीक है। तो समझते हैं क्या है, देखो ये क्या है, ये मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, और देखो इनके मुंह के ऊपर, इनके अंदर एक पक्षी गई हुई है। अब कहोगे सर ये जो मगरमच्छ है इसको तो खा जाएगा, ठीक है, क्लास में बच्चे बोलते थे कि सर वो कैसे चलेगी वहाँ पर, ये तो उसको खा जाएगा भोजन के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हर एक जीव जानता है कि मेरा भोजन कौन है, मेरा शत्रु कौन, मेरा दुश्मन कौन है। ये अपना फायदा देख रहा है, कौन, मगरमच्छ। मगरमच्छ ये कहता है कि चूँकि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ वाटर में, पानी में रहता हूँ, पानी में क्या होंगे, जोक्स वगैरह होंगे, कुछ बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, परजीवी होंगे, जो मेरे ये माउथ पे, मेरे मुंह पर आ गए होंगे। उसको, मेरे पास तो ऐसे कोई हाथ नहीं जिसको मैं इसको निकाल सकूं, ठीक है। तो क्या कहता है, जब धूप निकलती है तो देखना, कभी कभी जो मगरमच्छ होते हैं वो तट पर आते हैं, पानी से बाहर आते हैं, और अपने जो मुंह है उसको खुला कर लेते हैं, माउथ को खुला ओपन कर लेते हैं। क्यों करते हैं, ताकि कोई पक्षी आए, और पक्षी आकर क्या कर, देखो आप दिख पा रहे हैं, बहुत अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पर कीट वगैरह हैं, ये पक्षियों को खा रही है, ठीक है। तो मगरमच्छ कहता है कि मुझे मज़ा आ रहा है भाई, कोई मेरा साफ सफाई भी हो रहा है, इनको भोजन मिल रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। अब पक्षी फायदा क्या हो रहा है, पक्षी को उनको भोजन मिल रहा है इंसेक्ट्स के रूप में, ठीक है। ये क्या है, प्रोटोकॉपरेशन है, ठीक है। तो यह पक्षी मगरमच्छ के पीठ पर बैठता है या इसके मुंह पर बैठता है, अपना मुंह खोल लेता है। पक्षी मगरमच्छ के मुंह में अपनी चोंच डालकर उसके मुंह में घुसी जोंक को खाकर मगरमच्छ की सुरक्षा करता है। दोनों को फायदा मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई आपको फायदा पहुंचाए तो आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे, सही बात है ना। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं प्रोटोकॉपरेशन, दोनों का फायदा हो रहा है, पक्षी का भी है, मगरमच्छ का भी, ठीक है। When these birds sit on the back of crocodiles, the crocodiles open its mouth and the bird protects the crocodiles by putting its beak in the crocodile's mouth, eating the leech that has entered its mouth. क्लियर है क्या। अब कैसे समझाएगा किसको मुंह ओपन करना है, पक्षी इनके पहले पीठ में बैठेगी, लगता है कि हाँ आ गए, तो उसको ओपन कर लेगी मुंह को। मगरमच्छ पक्षी के बीच में प्रोटोकॉपरेशन होता है, ठीक है। फिर जो पॉजिटिव इंटरेक्शन में जो तीसरा है, इसको हम कहते हैं सहोपकारिता, यानी कि म्यूचुअलिज्म। अब ये क्या समझो, जब दोनों जीव साथ साथ इस प्रकार जीवन यापन करते हैं कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तब ऐसी परस्पर निर्भरता सहोपकारिता एवं सहजीविता कहलाती है। अब आप कहोगे सर दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो इसको हम प्रोटोकॉपरेशन क्यों नहीं कह रहे हैं। समझो, प्रोटोकॉपरेशन में दोनों जीव साथ साथ रह रहे हैं, दोनों लाभ पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन उनमें से अगर एक जीव ना भी रहा तो भी जो पहला जीव है वो जीव जीवित रह सकता है उनके बिना। लेकिन सहोपकारिता में क्या होता है, दोनों जीव साथ साथ रहेंगे, दोनों को लाभ होता है, लेकिन इसमें से कोई एक जीव चला गया, सेकेंड जीव की सर्वाइवल खतरे में आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक अंतर है प्रोटोकॉपरेशन में और सहोपकारिता में, आपको ध्यान समझने इस बात को। When two organisms live together in such way that both benefit each other, thus such interdependence is called mutualism and symbiosis। समझते हैं, जैसे कि पहला है लाइकेन। अब पता है लाइकेन क्या है, एक सिम्बायोसिस है। लाइकेन के शरीर कैसे बना होता है, शैवाल और फंगस से मिलकर बना होता है। आपने इसको बचपन से पढ़ते हैं, लाइकेन क्या होता है, शैवाल और फंगस से मिलकर बना होता है। ये आपस में म्यूचुअलिज्म दर्शाते हैं, सहोपकारिता दर्शाते हैं, दोनों को लाभ मिलता है। अब कैसे में समझो इस बातों को, ये देखो यहाँ पर पहले लिखा है फोलियोज लाइकोन का सुका है, ये क्या है, ये लाइकेन है, ठीक है। ये लाइकेन है, और लाइकेन के किस्म के बना हुआ है, शैवाल कोशिकाओं से, ठीक है, और कवक कोशिकाओं से। देखो ये दोनों अलग अलग जीव हैं, ठीक है, शैवाल अलग है, कवक है, और दोनों के बीच क्या होता है, क्या बनता है, लाइकेन बनता है। देखो यहाँ पे लिखा है बी में लाइकेन के अनुप्रस्थ काट कवक एवं शैवालों की प्रदर्शित की गई है। इसका मतलब है कि शैवाल की कोशिकाएं और कवक की कोशिकाएं आपस में दोनों इंटरडिपेंडेंसी होते हैं और लाइकेन बना लेते हैं,
ठीक है। अब कैसे रहते हैं दोनों को लाभ मिलता है, समझो। शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। ये देखो आप देख पा रहे हैं, शैवाल जो होता है इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर्टीज होता है, इसका मतलब है खाना बना सकता है। क्लियर है क्या? तो शैवाल द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है तथा उसे कवक को प्रदान करता है। इसका मतलब ये खाना बनाएगा, कवक को दे देगा। जबकि जो कवक है, इस अब देखो, शैवाल से कवक को फायदा मिल गया, अब कवक से शैवाल को कैसे फायदा मिलेगा? तो कवक क्या करता है, इस शैवाल को क्या करता है, जैसे उल्टा शैवाल को क्या करता है, आश्रय प्रदान करता है। कहता है भैया कि मैं तुमको घर दूंगा, तुम मुझे खाना देना। बहुत सिंपल है। कवक कहता है कि मेरे पास घर है, शेल्टर है, और सवाल कहता है ठीक है मैं आपके घर में रहूँगा, मैं आपको खाना दूँगा। कितनी अच्छी बात है। शैवाल का काम है खाना बनाना, किसके लिए, कवक के लिए। कवक का काम क्या है, शैवाल को घर देना, शेल्टर देना। ये हो गए दोनों सहकारिता। समझो कुछ बातों को। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये फोटो कॉपी क्यों नहीं है, दोनों को लाभ मिल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं फोटो कॉपी क्यों नहीं, समझो कुछ बातों को। सपोज दैट ये शैवाल यहाँ से चला गया तो कवक भूखा मर जाएगा। क्लियर है क्या? या कवक चला गया, शैवाल को घर नहीं मिल पाएगा, दोनों को यहाँ पर घाटा हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए दोनों का साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार से नेसेसिटी है, आवश्यक हो जाता है दोनों के बीच में। ठीक है। के साथ साथ क्या करता है कवक, इनको शैवाल को साथ साथ भूमि से जल, खनिज, लवणों का क्या करता है, आधार में क्या करता है ये, और शोषण उनके शैवालों में उपलब्ध कराता है। इसका मतलब है प्रकाश करने के लिए सब चीज़ देता है, देने के लिए रॉ मटेरियल से भोजन काम करता है। ठीक है। चलिए, algae produced food items through photosynthesis and provides them to the fungus, while the fungus along with the provides shelter to the algae, absorb water, minerals and salt from the soil and makes them available to the algae। ठीक है। चलिए, फिर यही सब करता है। चलिए सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल क्या था, लाइकेन का, यानी कि शैवाल और कवक के बीच में संबंध था। दूसरा पढ़ते हैं, दाल कुल के पौधों की मूल ग्रंथियां, नोडुलेटेड रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। इसमें कैसे सब कहता है, दलहनी फसल जैसे कि चना, मटर, अरहर आदि की जड़ों में छोटी छोटी क्या होती हैं, मूल ग्रंथियां, यानी कि रूट नोडल्स हो पाई जाती हैं, जिसमें क्या होती हैं, सहजीवी जड़ियों के साथ साथ रहने वाले जीवाणु, इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम होती है। राइजोबियम का नाम कभी सुने आप लोगों ने? ये सहजीवी जीवाणु होती हैं। स्मॉल रूट नोड्यूल्स आर फाउंड in the root of pulse crops like grams, pea and pagans pea and will a symbiotic bacteria like rhizobium is found। देख पा रहे हैं ये क्या है, ये देखो मटर की एक मूल ग्रंथि, ये मटर का क्या है, मूल ग्रंथि। यहाँ पे देखो क्या बनी हुई है, ये मटर की जड़ है, इनके बीच में क्या है, मूल ग्रंथियाँ हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या गांठ बनी हुई है, देख पा रहे हैं। इस पर क्या होंगी, यहाँ पर क्या होंगी इसके अंदर। सपोज देखो हम इसको यहाँ पे लाते हैं, देख पा रहे हैं ये क्या है, इसका रूट है। यहाँ पर देखो एक नोडुल बन गया, फॉर्म हो गया। इनके बीच में क्या है, राइजोबियम क्या है, जीवाणु है। क्लियर है? तो मूल ग्रंथियों पर अनुपस्थ काटा गया इस प्रकार से। इसको देखो, ये है एक नोडुल बना हुआ है, मूल ग्रंथियाँ हैं, इनके अंदर में क्या है, सजीवी राइजोबियम नामक जीवाणु है। ठीक है। चलो, जीवाणु क्या करता है, वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मैं बार बार इसको पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जीवाणु जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे पौधों को उपलब्ध कराता है। इसका मतलब है राइजोबियम क्या करता है, यहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रेट और नाइट्रेट के फॉर्म में, NO2 और NO3 के फॉर्म में। ठीक है। बदले में जो दलहनी पौधा होता है, पौधे अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर है क्या? तो दोनों को फायदा मिल रहा है। चलिए, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे कि आपको इससे फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। ठीक है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 14 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो वीडियो का PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको कहाँ पर, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर जाएंगे, उसको भी फॉलो कर लेंगे, वहाँ पर मैं वीडियो को अपडेट डालता रहता हूँ। ठीक है। और थैंक यू थैंक यू नवोद बुक 12th बायोलॉजी को। मिलते हैं चैप्टर नंबर 14 में। तब तक के धन्यवाद। कमेंट जरूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।